दोस्तों, आज की कहानी है जवान बेटी की सच्चाई पता चलने पर माता पिता के रोंगटे क्यों खड़े हो गए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उस दिन मैं टेलीविज़न के सामने बैठी अपनी 14 साल की बेटी में फ्रॉक में बटन लगा रही थी। पति एक हाथ में चाय का गिलास लिए अपना मनपसंद धारावाहिक देखने में व्यस्त थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैं उठकर बाहर आई। दरवाज़ा खोला तो सामने मकान मालिक वर्मा जी खड़े थे। मैंने बड़े आदर से उन्हें भीतर बुलाया और अपने पति को आवाज़ देकर ड्राइंग रूम में बुला लिया और बड़े विनम्र स्वर में बोली, अच्छा क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? नहीं, इन सब की तकलीफ मत कीजिए, बस आप बैठिए, एक ज़रूरी बात करनी है। वर्मा जी बेरुखी से बोले। मैं अपने पति के साथ जाकर बैठ गई। थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ। फिर अपने विचारों को विराम देकर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर उन्हें देखने लगी। मुझे इस मकान की ज़रूरत है, आप कहीं और मकान ढूंढ लीजिए। उन्होंने एकदम सपाट स्वर में कहा। क्या? मेरे पति के मुंह से निकला, पर मैंने तो 11 महीने की लीज पर आपके मकान लिए हैं। आप इस तरह बीच में छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं सर? मेरी मजबूरी है, इसलिए कह रहा हूँ। और फिर यह मेरा हक है कि मैं जब चाहे आपसे मकान खाली करवा सकता हूँ। दोनों के बीच विवाद को बढ़ता देखकर मैंने भी हम विनम्र स्वर में कहा, पर ऐसा क्या कारण है भाई साहब जो आपको अचानक इस मकान की ज़रूरत पड़ गई? हमने तो हमेशा समय पर किराया दिया है। फिर आपको तो और भी एक मकान है, आप उसे क्यों नहीं खाली करवा लेते? कारण आप भी जानती हैं, मुझे पहले से पता होता तो आपको कभी भी यह मकान न देता। मेरा 1 महीने का कमीशन और सफ़ेदी कराने में जो पैसा खर्च हुआ सो अलग, पर ऐसा क्या किया है हमने? मैं चौंक गई। कारण आपकी बेटी है और उसकी बीमारी है। पिछले मकान से भी आपको इसलिए निकाला गया क्योंकि आपकी बेटी को एड्स है और ऐसी घातक बीमारी के मरीज को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। फिर कॉलोनी में कई लोगों को भी इतराज़ है। भाई साहब, यह बीमारी कोई संक्रामक रोग तो है नहीं और न ही छुआछूत से फैलती है, यह तो हर जगह साबित हो चुका है। और फिर हम दोनों से यह किसी को भी नहीं है। यह सब ना मैं सुनना चाहता हूँ और ना ही पास पड़ोस के लोग। अधिक पैसा कमाने की होड़ में आप लोग जरा भी नहीं समझते कि बच्चे किस तरह जा रहे हैं, किनसे मिलते हैं, बाहर क्या क्या गुल खिलाते हैं। वर्मा जी, मेरे पति चीख पड़े। आपके मुंह में जो आए कहते चले जा रहे हैं। आपको मकान खाली चाहिए, मिल जाएगा, पर इस तरह के अशब्द और लाछन मुंह से मत निकालिए। 10 दिन बाद मकान की चाबियां लेने आऊँगा, कहकर वर्मा जी उठकर चले गए। उनके जाते ही मैं निठाल होकर सोफे पर पसर गई। अब तभी भीतर से चारू आई और मुझसे आकर लता की तरह लिपट गई, रोने लगी। मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए। कुछ कहते कहते उनकी आवाज़ टूट गई, चेहरा पीला पड़ गया, मानो वही दोषी हों। अतीत चलचित्र सा मानस पटल पर तैरने लगा और एक के बाद एक कितनी ही घटनाएं उभरती चली गई। मैं उस दिन किट्टी पार्टी से लौटी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन चारू के स्कूल से उसकी क्लास टीचर का था। मेरे फ़ोन उठाते ही वह हाँफती हुई बोली, आप चारू की मम्मी बोल रही हैं? मेरे हाँ कहने पर वह बिन रुके बोलती चली गई, कहाँ थी आप अब तक? मैं तो काफ़ी समय से आपको फ़ोन मिला रही हूँ। आपके पति भी अपने ऑफिस में नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? मैं थोड़ा घबरा गई। चारू सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गई थी। काफ़ी खून बह गया है। हमने फ़ौरन उसे फर्स्ट एड दे दी है, अब वह ठीक है। आप उसे यहाँ से ले जाइए, वह एक ही सांस में बोल गई। मैंने बिना देर किए ऑटो किया और चारू के स्कूल पहुँच गई। वह मेडिकल रूम में लेटी थी और मुझे देखकर थोड़ा सुबकने लगी। मैंने झट से उसे सीने से लगाया। तब तक वहाँ पर बैठी एक टीचर ने बताया कि आज हमारी नर्स छुट्टी पर थी, इसलिए पास के क्लिनिक से उसको मरहम पट्टी करवा दी है तथा एक पेन किलर इंजेक्शन भी दिया है। मैं उसे थोड़ा सहारा देकर घर ले आई।
एक दो दिन में चारू पूरी तरह ठीक हो गई और स्कूल जाने लगी। इस बात को कई महीने हो गए। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति ने बताया कि प्रगति मैदान में पुस्तक मेला चल रहा है। मैं भी जाने को तैयार हो गई, पर चारू थोड़ा मुंह बनाने लगी। मम्मा, वहाँ बहुत चलना पड़ता है, मैं घर पर ही ठीक हूँ। क्यों बेटा, वहाँ तो तुम्हारी रुचि की कई पुस्तकें होगी, तुम्हें तो किताबों से काफ़ी लगाव है, खुद चलकर अपनी पसंद की पुस्तक के ले लो। मेरे पति बोले, नहीं पापा, मेरा मन नहीं है, कहकर वह बैठ गई। अच्छा, आप मेरे लिए कॉमिक्स ले आना और इंग्लिश हैंडराइटिंग की कॉपी भी। टीचर कहती है मेरी हैंडराइटिंग आजकल इतनी साफ नहीं है। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने उसको अलग कमरे में ले जाकर पूछा। मुझे लगा कहीं उसके पीरियड से ना होने वाले हों, शायद इसलिए वह थोड़ा जाने के लिए आनाकानी कर रही है। पति ने थोड़ा जोर से कहा, नहीं बेटा, तुमको साथ ही चलना पड़ेगा, मैं ऐसे तुमको घर पर अकेला नहीं छोड़कर जा सकता। वह अनमने मन से तैयार हो गई, पर मैंने महसूस किया कि वह मेले में जल्दी ही बैठने की जिद करने लगती। फिर उसे एक तरफ बिठाकर हम लोग घूमने चले गए। घर आते आते वह फिर से एकदम निठाल हो गई। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। उसने थोड़े से टेस्ट लिख दिए जो एक दो दिन में कराने थे। 2 दिन बाद फिर से ब्लड टेस्ट के लिए खून लिया चारू का। अगले दिन सुबह सुबह डॉक्टर का फोन आ गया और मुझे फौरन अस्पताल में बुलाया। पति तब ऑफिस जाने वाले थे, उनकी कई जरूरी मीटिंग थी। मैंने कहा कि 12 बजे के बाद मैं आकर मिल लेती हूँ, पर वह बड़े सख्त लहजे में बोली कि आप दोनों ही फौरन अभी मिलिए। मैं थोड़ा बिफर सी गई कि ऐसा भी क्या है कि अभी मिलना पड़ेगा, पर वह नहीं मानी। हमारे पहुंचते ही डॉक्टर बोली, मुझे आप दोनों का ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। हम दोनों का? मैं एकदम मुंह बनाकर बोली, मैंने आपकी बेटी का 2 बार ब्लड टेस्ट किया है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे एड्स है। क्या? हम दोनों ही चौंक गए। मेरी सांसें तेज होती गई और छाती जोर जोर से धड़कने लगी। मैंने अविश्वास से डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, आपने सब टेस्ट ठीक से तो देखे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। अब देखना यह है कि बीमारी कहीं आप दोनों को तो नहीं है। मेरे तो प्राण ही सूख गए। मुझे स्वयं पर भरोसा था और अपने पति पर भी। फिर भी एक बार के लिए मेरा विश्वास डोल गया। यह सब कैसे हो गया था? हमारा ब्लड ले लिया गया था। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पति उस दिन ऑफिस नहीं गए और ना ही मेरा मन किसी काम में लगा। दूसरे दिन हम दोनों की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट निगेटिव थी। मैंने डॉक्टर को चारू के बारे में सब कुछ बताया और आश्वासन दिलाया कि उसके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। बातों बातों में डॉक्टर ने एक एक करके बहुत सारे प्रश्न पूछे। तभी अचानक मुझे याद आया कि जब वह स्कूल में सीढ़ियों से नीचे गिरी थी तो बाहर से एक इंजेक्शन लगवाया था। डॉक्टर की आंखें फैल गई। आपके पास उसके ट्रीटमेंट और इंजेक्शन की पर्ची है? ऐसा तो मुझे स्कूल वालों ने कुछ नहीं दिया, पर एक टीचर कह रही थी कि उसे इंजेक्शन दिया था और इस बात की पुष्टि चारू ने भी की थी। हम लोग उसी क्षण स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मिले और अपनी सारी व्यथा सुनाई। प्रिंसिपल पहले तो बड़े मनोयोग से सारी बातें सुनती रही, फिर थोड़ी देर के लिए उठकर चली गई। उनके वापस आते ही मेरे पति ने कहा कि यदि आप उस टीचर को किसी तरह बुला दें जो चारू को क्लिनिक लेकर गई थी, तो हमें कारण ढूंढने में आसानी होगी। कम से कम हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं। क्या आपको उसका नाम मालूम है? वह बड़े ही रूखे स्वर में बोली। चारू उस समय हमारी साथ थी, पर वह इस बात का कोई ठीक से उत्तर नहीं दे सकी। इस पर प्रिंसिपल ने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया कि मैं मामले की छानबीन कर आपको बता दूंगी। मेरे पति आपे से बाहर हो गए। उनकी खींच बढ़ती गई और धैर्य चूकता गया। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हम किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, इस बात का अंदाजा है आपको? एक तो आपके स्कूल में उस दिन नर्स नहीं थी, उस पर जो उपचार बच्ची को दिया गया उसका भी आपके पास ब्यौरा नहीं है। आप सब कुछ कर सकती हैं, पर आप कुछ करना नहीं चाहती हैं, इसलिए कि आपका स्कूल बदनाम हो जाए। मैं एक एक को देख लूँगा।
आपको जो करना है कीजिए, पर इस तरह चिल्लाकर स्कूल की शांति भंग मत कीजिए, वह लगभग खड़े होते हुए बोली। दोषियों को दंड दिलवाने की इच्छा भी बेकार साबित हुई। चारों की रिपोर्ट से हमने थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे, पर सबूतों के अभाव में दोषी डॉक्टर एवं उसका स्टाफ बिना किसी बाधा के साफ बचकर निकल गया, और जो हमारी बदनामी हुई वह अलग।